हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस स्टार्ट किया था। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में हम लोगों ने ऑफर के बारे में बेसिकली पहले पढ़ा था कि ऑफर क्या होता है, ऑफर की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद में ऑफर के रिगार्डिंग रूल्स किए थे। तो देखिए, ऑफर के रिगार्डिंग रूल्स में नेक्स्ट आता है आपका एन ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जनरल। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जनरल ऑफर से। तो देखिए, जनरल ऑफर, इसको पहले समझ लेते हैं। ऑफर को आप ऐसे समझ लो कि दो तरह में, दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। एक तो स्पेसिफिक ऑफर और दूसरा जनरल ऑफर। वैसे तो और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। इनविटेशन टू ऑफर वो आपने पढ़ा ही था, लेकिन वो ऑफर से अलग होता है। उसके बाद में क्रॉस ऑफर होता है, काउंटर ऑफर। तो टाइप्स तो बहुत होते हैं, लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं अलग से हम लोग। तो एक होता है स्पेसिफिक ऑफर और एक होता है जनरल ऑफर। तो बेटा, जब कोई भी ऑफर एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, जब कोई भी ऑफर एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक ऑफर। जैसे मान लीजिए कि राजू है, मैंने राजू से बोला कि राजू क्या तुम मेरी कार खरीदोगे। तो ये ऑफर किसके लिए? राजू के लिए। अब राजू के बगल में श्याम बैठा हुआ है। श्याम ने भी मेरी बात सुन ली। श्याम ने झट से बोला कि सर मैं आपकी कार को खरीद लूंगा। तो क्या श्याम की कंसेंट को हम लोग एक्सेप्टेंस मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना। क्यों? क्योंकि ये जिसके लिए दिया गया है वही उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर मैंने स्पेसिफाई किया है कि मैं अपने ऑफर को केवल राजू के लिए दे रहा हूं, तो उसको क्या बोला जाएगा? एक पर्टिकुलर पर्सन को मैं ऑफर दे रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ऑफर। क्लियर है? उसके बाद में जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब होता है बेटा पूरी की पूरी पब्लिक, यानी कि एट लार्ज, बड़े स्केल में सब लोगों को, टू अननोन पर्सन, पब्लिक में से कोई भी आदमी मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब कोई भी ऑफर पूरी की पूरी पब्लिक के लिए दिया जाता है तो उसको बोला जाता है जनरल ऑफर। मेरी बात सबको समझ में आई? अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्पेसिफिक ऑफर में मैंने बोला कि राजू क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, और उसके बगल में श्याम बैठा था। श्याम ने बोला कि ठीक है सर, मैं आपकी कार को खरीद लूंगा। तो क्या श्याम की एक्सेप्टेंस को वैलिड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। लेकिन जनरल ऑफर चूंकि पब्लिक के लिए होता है तो कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। एनी वन कैन एक्सेप्ट। ठीक है? तो जनरल ऑफर में पूरी पब्लिक के लिए कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक बार देखते हैं थ्योरी में। देखिए, एन ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जनरल व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पर्सन। फॉर एग्जांपल, एन ऑफर टू डॉक्टर्स। तो देखो, अगर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को भी ऑफर दिया जा रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ऑफर। तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पर्सन को अगर ऑफर दिया जा रहा है तो उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक ऑफर। इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक ऑफर। व्हेन द ऑफर इज एड्रेस्ड टू पब्लिक एट लार्ज, इट इज कॉल्ड अ जनरल ऑफर। तो जब पब्लिक के लिए हो तो उसको क्या बोलेंगे? जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय स्पेसिफिक पर्सन ओनली। मैंने अभी आपको बताया, while a general offer can be एक्सेप्टेड बाय एनी मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक। तो पब्लिक में से कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक बार केस लॉ देख लेते हैं। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का है। इसको भी मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं, एक कहानी के तौर पे आप सुन लो। पहले कहानियां अक्सर जल्दी याद हो जाती है ना, इस वजह से मैं केस लॉ को पहले कोशिश करता हूं कि एक कहानी के तौर पे बता दूं। उसके बाद में आप अगर पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। एक मिसेस कार्लिल थी, और ये उस समय की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है? उस समय एक बीमारी फैली थी बहुत ज़्यादा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है? तो आजकल तो खैर नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात थी। इन्फ्लुएंजा से सब लोग बहुत बीमार हो रहे थे। तो एक कंपनी थी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इन्होंने एक स्मोक बॉल बनाई। स्मोक बॉल जिसमें धुआं निकलता है, आप धुएं से उसको लेते हो अगर, तो धुएं को ऑब्जर्व करते हो, धुएं को स्मेल करते हो। तो कंपनी ने बोला कि भाई जो स्मोक बॉल हमने बनाई है उससे किसी को भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा अगर कोई प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ में, जो भी कंपनी ने प्रिकॉशंस भी दिए थे, तो अगर कोई प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ में अगर स्मोक बॉल को कंज्यूम करता है तो फिर उसको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता, और अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम उसको 100 पाउंड का कॉम्पनसेशन देंगे।
तो मिसेस कार्लिल ने क्या किया, मिसेस कार्लिल ने ऐड पढ़ा और ऐड पढ़ के वो गई मेडिकल शॉप से उन्होंने स्मोक बॉल ली और जैसा जैसा कंपनी में प्रिकॉशंस लिखे हुए थे वो प्रॉपर प्रिकॉशन यूज़ करके उन्होंने स्मोक बॉल को यूज़ किया। लेकिन स्मोक बॉल को यूज़ करने के बावजूद उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। अब उन्होंने कंपनी से जब कॉम्पनसेशन मांगा तो कंपनी ने बोला कि भाई हम आपको कॉम्पनसेशन तब देते ना जब आपकी एक्सेप्टेंस हमको मिली होती, तो आपने कोई एक्सेप्टेंस तो दी नहीं कि आप हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर फिर मिसेस कार्लिल ने कंपनी के ऊपर केस फाइल किया और वहाँ पर कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, कोर्ट ने बोला कि देखिए आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था तो ये जनरल ऑफर हो गया, ये पूरी की पूरी पब्लिक के लिए था और पब्लिक में से कोई भी आदमी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो मिसेस कार्लिल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब पब्लिक में से हर कोई बंदा आपके घर पे आकर के आपको बताएगा थोड़ी ना कि हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने राजू को दिया तो राजू मेरे को बता सकता है, लेकिन अब पूरी की पूरी पब्लिक के लिए है तो पब्लिक क्या मेरे घर पे आकर के बताएगी थोड़ी ना। तो पब्लिक मेरे ऑफर के अकॉर्डिंग अगर परफॉर्मेंस करती है, पब्लिक अगर मेरे ऑफर के अकॉर्डिंग, ऑफर के साथ में जो कंडीशंस दी हुई हैं उन कंडीशंस को अगर फॉलो करती है तो ये मान लिया जाएगा कि भाई पब्लिक ने परफॉर्मेंस कर दिया। और अगर किसी ने परफॉर्म कर दिया तो इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब अग्रीमेंट बन गया और इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, इसका मतलब वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो कोर्ट ने भी यही बोला कि भाई जनरल ऑफर है पूरी पब्लिक के लिए और मिसेस कार्लिल ने जैसे जैसे स्मोक बॉल को यूज किया तो इसका मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और जब एक्सेप्ट किया तो वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर आपको 100 पाउंड का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो इस वाले केस में मिसेस कार्लिल केस जीत गई थी। तो एक बार देख लेते हैं थ्योरी में। देखिए, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एडवर्टाइज दैट इट वुड गिव 100 पाउंड्स टू एनीवन हु कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग देयर स्मोक बॉल्स फॉर सर्टेन पीरियड। मिसेस कार्लिल परचेज स्मोक बॉल्स एंड यूज देम एज डायरेक्टेड। तो जैसा डायरेक्शन था उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने यूज किया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स she contracted influenza and she claimed 100 pounds. The court held that the advertisement issued by the medical company was a general offer made to the public at large. Mrs. Carlile, being a member of the public, had received the offer and had acted upon it by using the smoke balls as directed. तो जैसे ही उन्होंने smoke balls को यूज किया तो इसका मतलब उन्होंने उस पर परफॉर्म कर दिया, उन्होंने एक्ट कर दिया। Therefore, a contract was formed between the pharmaceutical company and Mrs. Carlile, and so Mrs. Carlile could claim 100 pound. डन है सबको? तो सेम वैसे स्टोरी है जो मैंने अभी आपको ब्रीफ करी। तो ये जनरल ऑफर का केस लॉ है, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो बेटा अभी कम्युनिकेशन वाला टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ऑफर का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑफर का बताना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने मन में ही सोच रहे हैं तो मन में सोच लेने से कोई भी ऑफर जनरेट नहीं होता है जब तक हम अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा नहीं देते। जब तक हम अपने मन की बात को सामने वाले तक पहुंचा नहीं देते तब तक उसको कम्युनिकेट करना नहीं बोल सकते। तो यही चीज़ बोली गई है यहाँ पर कि ऑफर को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर अंटिल द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर हैज़ बीन मेड टू द ऑफरी। तो जब तक ऑफरी को कम्युनिकेट नहीं हो जाता, तब तक उसको वैलिड ऑफर नहीं बोला जाएगा। चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी कार बेचने का सोच रहे हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचने का सोच रहे हैं अभी। ठीक, एक बार मिस्टर सी मिस्टर ए के पास में आए। ये कॉमन फ्रेंड थे, ए के भी कॉमन फ्रेंड थे और बी के भी कॉमन फ्रेंड थे। तो सी एक बार मिस्टर ए के पास में आए तो मिस्टर ए ने बोला सी से कि भाई मैं सोच रहा हूं कि बी को अपनी कार 5 लाख रुपए में बेच दूं। ठीक, तो सी ने बोला अच्छी बात है। अब जब सी बी से मिला तो उसने बी को बताया कि यार ए सोच रहा है कि अपनी कार वो तुमको बेच दे। अब बी तो उसकी कार खरीदना चाह रहा था, बी तो उसकी कार के 6 लाख रुपए देने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसको पता चला कि ये 5 लाख रुपए में मुझे देने के लिए तैयार है तो इन्होंने झट से ए को फ़ोन किया और ए को फ़ोन करके बोला कि भाई मुझे तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट है।
मैं तुम्हारी कार को 5 लाख रुपए में खरीद रहा हूं। अब खुद सोचो, क्या बी जो कम्युनिकेट कर रहा है ए को, या बी जो अपनी कंसेंट दे रहा है उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा भाई? ए ने क्या अपनी ऑफर ऑफरी को पहुंचाई? क्या अपना ऑफर ऑफरी तक पहुंचाया? क्या ए ने अपनी बात बी तक पहुंचाई? इसने तो सी को कम्युनिकेट किया था ना, इसने बी से थोड़ी ना कुछ बोला था। तो यहां पर इसीलिए बोला गया है कि भाई कम्युनिकेशन टू ऑफरी जरूरी है, ऑफरी तक बात पहुंचाना जरूरी है। जब तक ऑफरी को पता नहीं चलेगा, जब तक ऑफरी को ऑफर के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक कभी भी एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। मेरी बात सबको समझ में आई? आगे देखते हैं एक बार। देखिए, अब यहां पर एक केस लॉ दिया हुआ है इसी से रिलेटेड, बोल्टन वर्सेस जॉन्स का। तो देखते हैं एक बार। जे ऑफर्ड टू परचेज 50 फीट ऑफ लेदर फ्रॉम जेड। तो जे ने जेड को 50 फीट ऑफ लेदर खरीदने का ऑफर दिया। जेड इन द मीन टाइम सोल्ड हिज बिजनेस टू बी। अब जिस समय जे ने ऑफर दिया जेड को, उस समय तक जेड को पता नहीं था, जेड अपने बिजनेस को बेच चुका था बी को। ठीक, देयरफॉर इंस्टेड ऑफ जेड, बी सप्लाइड द लेदर टू जे एंड जे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लेदर। अब चूंकि वो अपने बिजनेस को बी को बेच चुका था, तो जो लेटर था ऑफर का वो किसको मिला? बी को मिला। बी ने झट से क्या किया कि लेदर को सप्लाई कर दिया, 50 फीट ऑफ लेदर वो सप्लाई कर दिया बी को, सॉरी जे को। जे ने क्या किया कि उस लेदर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद में बोला गया इट वॉज हेल्ड दैट द ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू बी। तो यहां पर बोला गया कि भाई जे ने ऑफर किसको दिया था? जेड को। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर देना चाह रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ऑफर बोलेंगे। स्पेसिफिक ऑफर में उस पर्टिकुलर पर्सन तक ऑफर पहुंचाना जरूरी है, और साथ में एक्सेप्टेंस भी कौन देगा? एक्सेप्टेंस भी तो वही देगा। तो ये अपने ऑफर को देना किसको चाह रहे थे? जेड को देना चाह रहे थे, लेकिन सप्लाई कौन कर रहा है? बी सप्लाई कर रहा है। इस वजह से जे ने जो रिफ्यूज किया है, इसका रिफ्यूजल वैलिड है। तो देखिए कोर्ट ने क्या बोला, इट वॉज हेल्ड दैट द ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू बी एंड सो बी हैड नो लीगल राइट टू एक्सेप्ट द ऑफर मेड बाय जे। Therefore, no contract has been concluded between J and B। तो बेटा यहां पर J और B के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था Z के साथ में। एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है? एक्सेप्टेंस दे रहा है B। इस वजह से इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने। आगे देखते हैं। अब देखो ऐसे ही एक केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अभी हम लोग जितने भी प्रोविजन पढ़ के आए ना, जितने भी रूल्स पढ़ करके आए, उसी पे बेस्ड हैं ये सारे। तो देखिए यहां पर लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में क्या हुआ था? गौरी दत्त का नेफ्यू एक बार खो गया। गौरी दत्त का नेफ्यू एक बार खो गया। तो जो लालमन शुक्ल थे ना, वो उनके मैनेजर थे। तो उन्होंने लालमन शुक्ला को बोला कि भाई एक काम करो कि मेरे नेफ्यू को जाओ ढूंढ करके लेकर के आओ। उन्होंने अपने ओनर की बात मानी और वो ढूंढने के लिए चले गए। अब जब बहुत देर तक ये लालमन शुक्ल नहीं आए, तो उसके बाद गौरी दत्त ने क्या किया? गौरी दत्त ने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया कि भाई जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ करके लेकर के आएगा उसको हम, मेरे ख्याल से 1501 रुपए का हम उसको इनाम देंगे। 1501 रुपए का एक प्राइज मनी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब लालमन शुक्ला तो ढूंढने के लिए गया ही था, तो लालमन शुक्ला को शाम तक इनका नेफ्यू मिल गया। अब जब ये नेफ्यू को लेकर के घर आ रहा था, तो रास्ते में इसको पता चला कि यार इन्होंने तो प्राइज मनी डिक्लेयर करी है। अब लालमन शुक्ला खुश हो गए। उन्होंने लगा कि भाई अब तो हम नेफ्यू को ढूंढ चुके हैं, अब घर जाएंगे तो घर जाकर हमको 1501 रुपए मिलेंगे। जिस समय का ये बेटा केस है 1913, इस समय 1500 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। मतलब आज की डेट के हिसाब से अगर लगाओ तो लगभग 1.5-2 लाख रुपए की वैल्यू उसकी हो सकती है। तो 1500 रुपए का इनाम भी बढ़ा, तो इनको लगा 1500 रुपए हमको मिल जाएंगे। तो जब ये पहुंचे गौरी दत्त के पास में, तो गौरी दत्त ने इनाम देने से मना कर दिया, नहीं प्राइज मनी देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उन्होंने बोला यार हमने तो तुम्हें भेजा ही था ना ढूंढने के लिए, तुम ढूंढ करके लेकर के आए हो, तो इसमें तुमने कोई एहसान थोड़ा ना किया। दूसरा, तुम्हें तो इनाम के बारे में पता नहीं था, तुम तो भाई मेरे कहने की वजह से ढूंढने के लिए गए थे, तुम कोई इनाम की वजह से ढूंढने के लिए थोड़ा ना गए थे। तो वहां पर लालमन शुक्ला ने गौरी दत्त के ऊपर केस किया इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब लोअर कोर्ट में तो ये जीत गया था केस,
लोअर कोर्ट में केस जीत गया था, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील फाइल हुई। तो अपील में कोर्ट ने बोला कि भाई अगर जनरल ऑफर भी है, ये जनरली ऑफर तो हुआ, जनरल ऑफर भी है तो कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको कम से कम ऑफर की जानकारी भी तो होनी चाहिए, उसको ऑफर के बारे में पता भी तो होना चाहिए। तो जिस समय आप परफॉर्मेंस कर रहे हो उस समय आपको ऑफर की नॉलेज होना जरूरी है। तो यहां पर जब लालमन शुक्ला नेफ्यू को ढूंढ रहा था तो क्या उसको यह बात पता थी कि इन्होंने 1500 रुपए का इनाम डिक्लेयर किया है? तब तो नहीं पता थी, यानी कि इन्होंने विदाउट नॉलेज परफॉर्म किया। और जब आप विदाउट नॉलेज, आपको कुछ भी कम्युनिकेट नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है और आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो यहां पर इलाहाबाद कोर्ट ने बोला कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो अवार्ड को रिसीव करने के लिए। तो एक बार केस लॉ देख लेते हैं। जी's nephew was missing. L, who was Munim of G, went in search of missing boy. Meanwhile, G issued handbills offering reward of 1501 to anyone who would trace the boy. L found the boy and brought it home. उसने ढूंढ लिया, घर ले आया. Since L had no knowledge of the offer made by G, he could not accept such offer. तो यहाँ पर उसको नॉलेज नहीं थी, तो इस वजह से उसके कंडक्ट को एक्सेप्टेंस नहीं माना गया. Since there was no acceptance, there could be no contract, and therefore it was held that he was not eligible to receive the reward. डन है सबको? क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं. अब देखिए हम लोग यहाँ पर रूल्स पढ़ रहे हैं. एक होता है काउंटर ऑफर, इसको आप टाइप में भी अभी पढ़ोगे. तो काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है? काउंटर ऑफर का मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर. रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर यानी कि आप मोटा से मोटा समझिए बार्गेनिंग, जहां पर आप चीज़ों को मॉडिफाई करके उल्टा ऑफरर को बता देते हो. जैसे मैंने आपसे बोला कि क्या ये पेन आप 100 रुपये में खरीदोगे? आपने बोला कि सर 100 रुपये तो ज़्यादा है, मैं इसके 80 रुपये दूंगा. तो अब आपने क्या किया? मेरे ही ऑफर को मॉडिफाई करके उल्टा मेरे को दे दिया. इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है काउंटर ऑफर. तो जब सामने वाली पार्टी यानी कि ऑफरी ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और ऑफरर को मॉडिफाई करके एक ऑफर देता है, तो उसको बोला जाता है काउंटर ऑफर. आप इसको समझ सकते हो, बार्गेनिंग करना. देखिए, अ काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर. डन है. नेक्स्ट आता है देखिए क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर का देखो मतलब क्या होता है? जब दो लोग एक ही समय पर एक ही तरह से और एक ही जैसा एक दूसरे को ऑफर देते हैं और बगैर इस नॉलेज के कि सामने वाले ने भी मेरे को ऑफर दिया है. जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी को एक ऑफर दे रहे हैं बाय पोस्ट, सॉरी, ऑन 1 जनवरी. ठीक. अब मिस्टर बी को नहीं पता है कि मिस्टर ए उनको ऑफर दे रहे हैं. अब सेम ऑफर मिस्टर बी भी मिस्टर ए को दे रहे हैं ऑन 1 जनवरी. तो एक ही डेट पर एक ही जैसा ऑफर दोनों लोग एक दूसरे को दे रहे हैं. तो ये इनको दे रहे हैं, ये इनको दे रहे हैं, तो ये दोनों ऑफर क्या हो जाएंगे? क्रॉस ऑफर हो जाएंगे. ठीक. देखिए, तो क्रॉस ऑफर में कोई भी ऑफर कंक्लूड नहीं होता है, कोई भी ऑफर फाइनल नहीं होता है. देखो, क्रॉस ऑफर डू नॉट कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट. तो क्रॉस ऑफर कभी भी बेटा कॉन्ट्रैक्ट में फाइनलाइज नहीं होगा. टू ऑफर्स विच आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स मेड बाय टू पार्टीज टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर. तो इन दोनों लोगों को सामने वाले के ऑफर के बारे में पता नहीं है, आर नोन एज क्रॉस ऑफर. Thus, no cross offer can be said to be acceptance of other offer. Therefore, cross offer do not conclude a contract. अब देखो इसको क्यों कैंसिल किया गया है, क्यों बोला गया है कि भाई दोनों क्रॉस ऑफर कैंसिल हो जाते हैं. अब आप सोचो कि जब दो लोग सेम एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कि ये भी सेम वही काम करना चाहते हैं, ये भी सेम वही काम करना चाहते हैं. ठीक. अब मान लीजिए दोनों ने सेम डेट पे पोस्ट किया है तो सेम डेट पे पहुंचेगा भी. अब किसको हम ऑफर बोलेंगे, किसको हम एक्सेप्टेंस बोलेंगे? हम इनके ऑफर को ऑफर बोलेंगे या इनकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस बोलेंगे? तो यहाँ पर तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना. यहाँ पर कौन ऑफरर है, कौन ऑफरी है, कैसे पता चलेगा? और वैसे भी ये चीज एज्यूम करी गई है कि जब दोनों लोग एक दूसरे को सेम ऑफर दे रहे हैं तो इसका मतलब दोनों ही तैयार हैं और दोनों ही फाइनली डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे.
मेरी बात समझ में आ रही है? तो चूंकि ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन ऑफरर है, किसकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस माना जाएगा, किसकी ऑफर को ऑफर माना जाएगा, तो यहां पर जब दोनों लोग तैयार हैं तो दोनों लोग फाइनली अपना जो भी उनका टारगेट है या जो भी गोल है वहां तक पहुंच ही जाएंगे, बगैर किसी ऑफर के, बगैर किसी एक्सेप्टेंस के और बगैर किसी डिस्क्लेमर के। तो देखिए आगे देखते हैं। एन ऑफर मस्ट नॉट थ्रस्ट द बर्डन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन द ऑफरी। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहां पर बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस कभी भी बर्डन नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस कभी भी बर्डन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया। देखो ये तो तय है कि ऑफर कंडीशनल हो सकता है, आप ऑफर के साथ में टर्म्स और कंडीशंस लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑफर के साथ में कंडीशनल ऑफर्स होते हैं, ठीक। तो अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया और साथ में इन्होंने टर्म्स और कंडीशन में ये पॉइंट लिख दिया कि इफ यू आर नॉट रिप्लाई इन 5 days I will assume कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया और उसमें साथ में ये भी लिख दिया कि अगर आपने 5 दिनों के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं किया तो मैं ये मान करके चलूंगा कि यू एक्सेप्टेड माय ऑफर, आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब यहां पर सोचो कि जब बी के पास में ऑफर पहुंचेगा तो अब बी के ऊपर एक बर्डन हो गया कि भाई मेरे को 5 दिनों के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर 5 दिनों के अंदर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो ए तो ये मान करके चलेगा कि इसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, और अगर वो एक्सेप्टेंस मान करके चलेगा तब तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तो हम बाउंड हो जाएंगे, अब तो भाई मिस्टर बी बाउंड हो जाएंगे ना। तो यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है एक्सेप्टेंस कभी भी बर्डन नहीं हो सकती, यानी कि आप ऑफर के साथ में कभी भी ये नहीं बोल सकते कि अगर आपने कोई भी रिप्लाई नहीं किया तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस यहां पर बर्डन हो रही है। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हो, यहां पर मिस्टर ए इस बात को जरूर अज्यूम कर सकते हैं कि भाई अगर आपने 5 दिनों के अंदर कोई भी जवाब नहीं दिया तो हम ये मान करके चलेंगे कि आपने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। आप रिजेक्शन का एजम्पशन कर सकते हो, मेरी बात समझ में आई? आप रिजेक्शन को अज्यूम कर सकते हो लेकिन एक्सेप्टेंस को कभी भी अज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस को आप अज्यूम करोगे तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तब तो मिस्टर बी बाउंड हो जाएंगे। अब इनके ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो रहा है। तो इस वजह से बोला गया है कि आप रिजेक्शन के लिए तो बोल सकते हो लेकिन आप एक्सेप्टेंस के लिए कभी नहीं बोल सकते। इस वजह से बोला जाता है कि एक्सेप्टेंस कभी भी बर्डन नहीं हो सकती। क्लियर है सबको? आगे देखते हैं। हाँ देखिए, ए रोड टू बी, यहां पर एक केस लॉ है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले का। तो ए रोड टू बी, विल यू सेल योर हॉर्स for ₹500? If I do not receive a reply by Sunday next, I shall assume that you have accepted the offer. तो अगर तुमने एक नेक्स्ट संडे तक कोई भी रिप्लाई नहीं किया तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। अब बी ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, बी ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, तो यहां पर देखिए इट वॉज हेल्ड दैट एन ऑफर कैन नॉट इम्पोज द बर्डन ऑन द ऑफरी टू रिप्लाई। तो ऑफर में कभी भी ऑफरी के ऊपर बर्डन नहीं हो सकता रिप्लाई करने का। तो एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली इफ इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। तो बेटा एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगी जब प्रॉपर ऑफरी को ऑफरर को कम्युनिकेट करी जाए। विदाउट कम्युनिकेशन कभी भी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। सिंस बी हैड नॉट कम्युनिकेटेड हिज एक्सेप्टेंस टू ए, देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी एंड देयरफॉर ए कुड नॉट स्यू बी। डन है सबको? तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल, एन ऑफर में बी कंडीशनल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, इसी में ही बताया कि ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती है। एक्सेप्टेंस तो जैसा ऑफर दिया गया है वैसे ही एक्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन ऑफर कंडीशनल हो सकता है। ठीक, देखो
एन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, इन सच केसेस द कंडीशंस मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो अब देखो ऑफर तो कंडीशनल हो सकता है, लेकिन उसके साथ में कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन ये है कि जिस समय आप ऑफर दे रहे हो, जिस समय आप ऑफर दे रहे हो उसी समय सामने वाली पार्टी को सारी की सारी टर्म्स और कंडीशंस डिस्क्लोज करनी चाहिए। दूसरा, जितनी भी टर्म्स और कंडीशन है वो हमेशा रीजनेबल होनी चाहिए। अनरीजनेबल टर्म्स और कंडीशंस की वैल्यू नहीं है। हाँ, आप टर्म्स और कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन वो टर्म्स और कंडीशन एट द टाइम ऑफ गिविंग ऑफ ऑफर, जिस समय ऑफर आप दे रहे हो उसी समय देनी चाहिए। दूसरा, वो टर्म्स और कंडीशन हमेशा रीजनेबल होनी चाहिए। तो देखो द कंडीशंस मस्ट बी रीजनेबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ लैंडलॉर्ड्स ऑफर टू रेंट हिज हाउस ओनली टू अ वेजिटेरियन फैमिली इज अ कंडीशनल ऑफर। तो उन्होंने अपने घर को, अक्सर होता है कि जब कोई रेंट पे घर लेने के लिए जाता है तो लैंडलॉर्ड तमाम तरीके की कंडीशन लगाते हैं कि आप अपने यहाँ पर नॉनवेज नहीं बनाएंगे, वेजिटेरियन फैमिली को देना है, 10 बजे के बाद में गेट बंद हो जाएगा, बहुत तमाम तरीके की, जो ये सारे के सारे कंडीशनल ऑफर होते हैं। तो देखिए, इनविटेशन टू ऑफर हम लोगों ने लास्ट टर्न पर कर लिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वो चीज़ समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने आज रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर, रूल्स रिलेटेड टू ऑफर, इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, और इसमें भी बहुत सारे ऑफर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग आगे करेंगे। तब तक जितना आज हम लोगों ने किया है, सारे के सारे रूल्स एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।